Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope that you all are fine. Let's start today's lecture which is about simple harmonic motion. आज की क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. इसकी तीन मेन एग्जांपल्स को हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा जी, इसके अलावा हम नेसेसरी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ एसोसिएट है, उनको भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है, जिसमें बॉडी क्या करती है, एक पॉइंट के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करती है. ठीक है, और उस पॉइंट को हमने सेंटर पॉइंट, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या उसके मीन पोजीशन भी कहते हैं. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट के. हमारा सिस्टम, जैसे हम कोई भी सिस्टम ले लें, बॉल एंड बॉल सिस्टम ले लें या सिंपल पेंडुलम का सिस्टम ले लें या मैस स्प्रिंग सिस्टम ले लें, इन तीनों सिस्टम में इनिशियली हमारा जो सिस्टम था वो रेस्ट के स्टेट में था. हमने उससे फोर्स अप्लाई करके बॉडी को किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए. ठीक है, तो फोर्स जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही हमारी बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. तो नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना कम बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन. और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, मीन पोजीशन से. बॉडी पहले मीन पोजीशन से पे थी, मीन पोजीशन से फोर्स लगाकर हम उसे एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए. इट मीन्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो मे बी बॉडी ज़्यादा दूर तक मूव कर जाए. ठीक है, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. अब हमारे पास ये जो नेट फोर्स है ये हमारे पास हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी. जब बॉडी को हम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर छोड़ेंगे तो बॉडी किस तरफ आएगी, अगेन मीन पोजीशन की तरफ आएगी. किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. तो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो फोर्स है वो डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. नेक्स्ट आ जाए एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमारे पास जो थ्री मेन एग्जांपल्स हैं उनको हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया. मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. इसके अलावा फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है, स्विंग्स इन द पार्क्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, अब इसके अलावा आप अपनी एवरीडे की लाइफ में देखें, अगर कोई आपको एग्जांपल, आपको लगता है कि एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की हो सकती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, आप लोग बुक पेज नंबर 5, जहाँ पे हमारा सिंपल पेंडुलम हाफ पेज के ऊपर टॉपिक खत्म हुआ था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, उसके नीचे जो हाईलाइटेड बॉक्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है. ठीक है, उसके ऊपर बेशक लिख ले डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके नीचे वाला पैराग्राफ नहीं करना. उसके बाद हमारे पास पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3. इसके ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, इसके ऊपर आप हेडिंग बना लें, नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस है कि अगर वो बॉडी उन कंडीशंस को पूरा करेगी देन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी. ठीक है, तो उसमें इसकी सबसे पहले वाली जो कंडीशन है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग. वेट एक मिनट. ओके, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी. ठीक है, सेकेंड कंडीशन, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो बॉडी क्या करेगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस अपने जो लेक्चर्स थे उसमें देखा कि जब कोई बॉडी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है तो मीन पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है. ठीक है, इट मीन्स हमारे पास जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो आपने 9th ग्रेड में पढ़ा था कि अगर कहीं पे वेलोसिटी में चेंज आए तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया. तो इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन.
थर्ड कंडीशन पे आ जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब एक्सेलरेशन आपको पता चल गया क्या होता है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन आप लोग बताएं कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? ऑब्वियसली हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है। तो सेकंड पॉइंट पे हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस किया था, थर्ड पॉइंट पे हमने एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म करती है तो वो बॉडी उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सेकंड पॉइंट पे हमने उसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस कर लिया, अब इसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स हमारी एक्सेलरेशन की क्वांटिटी कितनी होगी, कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या कितना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। इट मीन्स कोई बॉडी जितना ज़्यादा मेन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उतनी ही उस बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट हमने कहाँ से लेना है? मेन पोजीशन से। सच दैट एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मेन पोजीशन, और एक्सेलरेशन की क्वांटिटी मेन पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगी? जीरो, वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, the velocity of the body executing simple harmonic motion is maximum at mean position, और mean position के ऊपर velocity maximum हो जाएगी और acceleration क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन, और एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर velocity क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये 4 हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस है कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो उस बॉडी को ये कंडीशन फुलफिल करना मस्ट है। पेपर में आपके पास एक अलग से क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंट टर्म्स विच कैरेक्टराइज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आपका नेक्स्ट पेज नंबर 6 के ऊपर डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई हैं, जिसमें आप देखेंगे वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये 4 टर्म्स है। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में ये आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और अलहदा से 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। डिफाइन वाइब्रेशन, डिफाइन टाइम पीरियड, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड डिफाइन एम्पलीट्यूड। यहाँ किसी भी 2 टर्म्स में डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाइब्रेशन को। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमारे पास क्या है? अगर कोई बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है वो हमारे पास मीन पोजीशन के अराउंड वन कंप्लीट राउंड ट्रिप लेती है, उसको हम उसकी वन वाइब्रेशन कहते हैं। इट मींस बॉडी पहले मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई, एक्सट्रीम पे गई, फिर अगेन अनदर एक्सट्रीम पे आकर दोबारा मीन पर आई। ठीक है, ये इसकी वन वाइब्रेशन है। उसके बाद ये बॉडी दूसरी वाइब्रेशन पे मतलब सेकंड वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक अपने मीन पोजीशन के अराउंड एक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेगा तो उसको हम उसकी वन वाइब्रेशन कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन हमने किसको कहा था कि अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए, फिर अगेन एक्सट्रीम के बाद मीन पर आ जाए। ठीक है, ये इसकी क्या थी? वन वाइब्रेशन। अब अगर कोई बॉडी वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करते वक्त वो कितना टाइम ले रही है उसको हम उसका क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन कंप्लीट करते वक्त कोई बॉडी कितना टाइम लेगी उसको हम उसका क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कोई बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, वाइब्रेट कर रही है अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे, 1 सेकेंड में वो कितनी वाइब्रेशंस करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है,
जैसे आप देखिए, आपको यहाँ पे दो वीडियोस नज़र आ रही हैं। इसमें बॉडी मेन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है, और इसमें भी क्या है, बॉडी इस मेन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों वीडियोस को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इसमें बॉडी क्या कर रही है, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, और इसमें बॉडी की स्पीड कम है। इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये बॉडी 1 सेकंड में ज़्यादा वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेगी, और ये बॉडी 1 सेकंड में कम वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो इस कोई बॉडी 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, कितने राउंड ट्रिप्स लेती है मेन पोजिशन के अराउंड, उसको हम उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का, और इसी तरह टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन ऑपोजिट। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टी। इट्स यूनिट इज हर्ट्स। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं, हर्ट्स। इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, बट आपकी जो बुक में इसका मेन यूनिट यूज हुआ है वो हर्ट्स यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, amplitude. The maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude. कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, वो अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले इस पेंडुलम को देखिए, ये मेन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, ये रेस्ट के स्टेट में तो नहीं है, मूव कर रहा है। इस तरह अगर हम इसको देखें तो ये वाली बॉडी भी क्या कर रही है, मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही है, और इस पेंडुलम को ऑब्जर्व करें थर्ड वाले को, तो ये भी क्या कर रही है, मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही है। अब आप लोग ऑब्जर्व करें कि कौन सा इन तीनों में से कौन सा ऐसा पेंडुलम है जो मेन पोजीशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप सबका आंसर यही होगा कि मिड वाला पेंडुलम क्या कर रहा है, मेन पोजीशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आता है कि मेन पोजीशन से कोई भी बॉडी जब एक्सट्रीम पर जाती है, तो मीन से एक्सट्रीम के बिटवीन जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कोई भी साइड हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। ये पेपर में अलग से शॉर्ट भी आ सकती हैं, और हमारे पास इनका कंबाइन एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।